नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने आद्विक एजुकेशन एकेडमी में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जीके जीएस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन भारतीय संविधान और कुछ इतिहास के और कुछ भूगोल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में। ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। इस प्रस्ताव के तहत ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय रियासतों को मिलाकर एक संघीय ढांचा बनाने का प्रस्ताव था, जिसमें इकाइयां इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का स्वतः शामिल होना था, जबकि देशी रियासतें अपनी इच्छा अनुसार इसमें शामिल होने का अधिकार दिया गया था। लेकिन यह संभव नहीं हो पाया क्योंकि देशी रियासतों ने इस अधिनियम पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर डी भारत परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था और 1935 में वही प्रांतों का द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। इसमें संघीय विषयों का स्थानांतरण एवं आरक्षित विषयों के रूप में विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश डैश द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1909। ऑप्शन नंबर बी 1919। ऑप्शन नंबर सी 1935। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा
स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधानमंडल को, या फिर ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय विधानमंडल को, या फिर प्रांतीय राज्यपालों को। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। इसमें गवर्नर जनरल या फिर वायसराय को दी गई थी। केंद्र में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में अनुसूचियों में किया गया था: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते थे उनको गवर्नर जनरल या वायसराय को दिया गया था। अधिनियम की धारा 304 के अनुसार इन अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार तात्कालीन गवर्नर जनरल या फिर वायसराय को प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इसके ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह उद्गार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इन्होंने स्वशासन की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया। इन्होंने 1934 में किया था। ये भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेता और एक कट्टरपंथी लोकतंत्रवादी नेता थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए 1928 ईस्वी, ऑप्शन बी 1931 ईस्वी, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी। कांग्रेस ने किस वर्ष ये
प्रस्ताव पारित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1936 में। कांग्रेस ने 1936 में किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन हुआ जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका ऑप्शन है क्रिप्स योजना, बेवेल योजना या कैबिनेट मिशन योजना या ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन योजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स योजना में ये कहा गया था कि वर्ष 1942 में कहा गया था कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, लेकिन इसको नहीं माना गया था। इसको गो बैक के नारे लगाए थे क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज अधिकारी शामिल थे, कोई भारतीय अधिकारी शामिल नहीं था, इसलिए इसको मान्य नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसके ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, बिंबिसार और हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वह अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का एक महान विद्वान और लेखक था। हर्षवर्धन 1906 ईस्वी से 1947 ईस्वी वर्धन या पुष्यभूति वंश का शासक था जिसने उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर शासन किया। वह स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान और संस्कृत नाटककार था। माना जाता है कि उसने 3 प्रसिद्ध संस्कृत नाटक लिखे। पहला नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और चीनी यात्री वैनसांग उसके शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी वेद व्यास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट।
बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ऑप्शन है फाहियान, ऑप्शन बी इत्सिंग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी हुएनसांग। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसकी व्याख्या हमने ऊपर भी की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हुएनसांग। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी परमेश्वर वर्मन प्रथम या ऑप्शन डी परातंक प्रथम। किसने चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम 642 ईस्वी के आसपास युद्ध में चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया था। नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर कब्जा कर लिया और पुलकेशन द्वितीय को मार डाला। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। इसी युद्ध के बाद वातापी कोड की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक संस्कृत ज्ञाता था और एक बौद्ध भिक्षु भी रहा है ये हर्षवर्धन, इसीलिए इसको अशोक द्वितीय कहा जाता है। अशोक भी बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसने एक बौद्ध संगति भी कराई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। इन्होंने हर्षचरित्र भी लिखा था बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके ऑप्शन है ऐहोल अभिलेख से, ऑप्शन बी वंशखेड़ा से, ऑप्शन सी हाथी गुम्फा अभिलेख से, ऑप्शन डी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख
यह अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है और इसे उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने संस्कृत काव्य शैली में लिखा था। यह अभिलेख पुलकेशन द्वितीय की विजयों का वर्णन करता है और इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में उत्तरी भारत के शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन यानी हर्ष को पराजित किया था। इस जीत के बाद पुलकेशन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी शक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन ने। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया था। ये पुष्यभूति वंश से थे। अगला है, इसकी व्याख्या है, गुप्त साम्राज्य के पतन लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद उत्तर भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। इस दौरान हुणों के आक्रमण और विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों जैसे मौखरी, उत्तरगुप्त, मैत्रिक के उदय से राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी। हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने छोटे राज्यों को जीतकर या उनसे गठबंधन करके उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को फिर से राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। हर्ष के शासनकाल की जानकारी चीनी यात्री हुएनसांग और दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्ष से मिलती है, जो उसके साम्राज्य के विस्तार और सुशासन को दर्शाती है। इस प्रकार हर्षवर्धन को गुप्त वंश के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े भाग का पुनर्गठन करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ऑप्शन ए शशांक, ऑप्शन बी ध्रुवसेन, ऑप्शन सी भास्कर वर्मा, ऑप्शन डी पुलकेशन द्वितीय। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन रहा है? ऑप्शन ए शशांक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शशांक। हर्ष का समकालीन बंगाल का शासक शशांक था। अगला, शशांक गौड़ राज्य यानी आधुनिक बंगाल क्षेत्र का एक शक्तिशाली हिंदू शासक था, जिसने 7वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभिक भाग में शासन किया। वह हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या में शामिल था, जिसके कारण हर्ष और शशांक के बीच गहरा शत्रुतापूर्ण संबंध था। शशांक ने कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन, जो हर्ष की बहन यानी राजश्री के पति थे, को भी मालवा के राजा देवगुप्त के साथ मिलकर मार डाला था। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि शशांक ने हर्ष के शासनकाल के दौरान लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता और शक्ति बनाए रखी थी। वह बौद्ध धर्म का विरोधी था और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने बोधि वृक्ष को कटवाने तथा बौद्धों को सताने का भी प्रयास किया था शशांक ने। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी।
चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 26%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 41%। पर्वतों का विस्तार कितने प्रतिशत पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26%। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसकी व्याख्या है, पर्वत पृथ्वी के महत्वपूर्ण भू आकृतियां हैं जो भूपर्पटी के 1/4 हिस्से को कवर करते हैं। पर्वत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 25% भाग घेरते हैं। ये लगभग 75% देशों में पाए जाते हैं और दुनिया की लगभग 12% आबादी का भरण पोषण करते हैं। पर्वत दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए जल, ग्लेशियर और जल प्रवाह अपवाह के तंत्रों के रूप में है और खाद्य आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी के, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी के, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय श्रेणी के। द्वितीय श्रेणी के रूप में पर्वतों की गणना की जाती है। प्रथम श्रेणी के स्थल रूप ये सबसे बड़े भू आकार के होते हैं जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा बनते हैं। जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा बनते हैं इनमें महाद्वीप और महासागरीय बेसिन शामिल हैं प्रथम श्रेणी में। और द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप ये प्रथम श्रेणी के स्थल रूपों के ऊपर बनते हैं और इन्हें भी मुख्य रूप से आंतरिक पटल यानी विरूपणी शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनमें पर्वत यानी माउंटेन्स, पठार यानी प्लेट्यूज और मैदान प्लेन्स शामिल हैं। तृतीय श्रेणी के स्थल रूप में ये द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों पर बाह्य शक्तियाँ जैसे नदी, हवा, हिमनदी, समुद्री लहरें के अपर्दन और निक्षेपण कार्यों द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरणों में घाटियाँ यानी वैलीज, डेल्टा, बालू के टीले, सैंड डोनस, गांव, गॉर्जियस और समुद्री कगार यानी क्लिफ्स शामिल हैं। चूँकि पर्वत महाद्वीपों यानी प्रथम श्रेणी पर बनते हैं और ऊंचाई तथा संरचना में पठारों और मैदानों के समान स्तर पर आते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों पर विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पर्वतों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 9% या फिर 10%। पर्वत पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है?
पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए जेफरीज, ऑप्शन ए जॉली, ऑप्शन बी डेली, ऑप्शन सी डाना, ऑप्शन डी रीड। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉली। जॉली ने पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए जेफरीज, ऑप्शन बी होम्स, ऑप्शन सी डेली, ऑप्शन डी कोबर। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोबर। कोबर ने पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 320, ऑप्शन सी 220, ऑप्शन डी 30। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 300 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व के विशाल बलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स की रचना उनकी आयु के आधार पर अलग अलग समय पर हुई है। नवीन बलित पर्वत है यानी यंग फोल्ड माउंटेन्स, जैसे हिमालय है, इसमें एंडीज, रॉकीज और आल्प्स का निर्माण मुख्य रूप से तृतीयक युग यानी टेरेटरी पीरियड्स में लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। पुराने बलित पर्वत यानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स जैसे कि भारत की अरावली और रूस के यूराल पर्वत बहुत पहले लगभग 250 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच बने थे। ये सभी पर्वत विवर्तनिक प्लेटों के आसपास आपस में टकराने से उत्पन्न संपीड़न बल के कारण भूपर्पटी में बलन पड़ने से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पर्वतमालाएं हैं। नवीनतम पर्वतमाला हैं। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी अपलेशियन, ऑप्शन सी रॉकीज, ऑप्शन डी यूराल। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी हैं इनमें से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूराल पर्वत नवीनतम पर्वतमाला में आता है। सतपुड़ा, अपलेशियन और रॉकीज। ये ओल्ड पर्वतमाला में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए बलित पर्वत, ऑप्शन बी ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन सी अवशिष्ट पर्वत या ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बलित पर्वत, क्योंकि ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये आज भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है और इसका उदय लगभग
250 ईसा पूर्व हुआ है। अगला क्वेश्चन है मिलियन वर्ष। अगला है एंडीज पर्वत उदाहरण है। एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अवशिष्ट पर्वत का, ऑप्शन बी बलित पर्वत का, ऑप्शन सी ब्रह्मोत्सव पर्वत का, ऑप्शन डी ज्वालामुखी पर्वत का। एंडीज पर्वत उदाहरण किसका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है एंडीज पर्वत। अगला क्वेश्चन है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण इनमें से नहीं है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी अपलेशियन, ऑप्शन सी फ्यूजियामा, ऑप्शन डी विंध्याचल। अरावली तो एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अपलेशियन भी और विंध्याचल पर्वत विंध्याचल पर्वत भी अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन नहीं है इसमें? फ्यूजियामा। ऑप्शन नंबर सी फ्यूजियामा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अब अगर यदि आपको ये क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से या फिर आपकी तैयारी में कुछ मदद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ पाऊँ जीके जीएस के, जो कि टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड में और जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के लिए हमारा सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आज की क्लास हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू सो मच।